Hello guys, Assalamu alaikum. It's me Umme Arbab. I hope you all are doing well. In this video, I will be talking about a very famous novel Sons and Lovers which is written by D.H. Lawrence. So guys, नॉवल के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। D.H. लॉरेंस जो कि एक इंग्लिश राइटर और पोइट था, मीन्स ही वॉज अ राइटर एज वेल एज पोइट, और वो 1885 में नोटिंगमशायर में पैदा हुआ। हिज फादर वॉज अ कोल माइनर एंड हिज मदर वॉज वेल एजुकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड लेडी। D.H. लॉरेंस ने अपना फाइनेंशियल कैरियर एक फैक्ट्री में एज अ क्लर्क के तौर पर स्टार्ट किया, लेकिन वो फिर नमूनिया का शिकार हुआ और उसे गिव अप करना पड़ा। इसके बाद इसने अपना लिटरेरी कैरियर द वाइट पीकॉक नॉवल के साथ शुरू किया, जो कि उसने 1909 में लिखा, लेकिन इसे पब्लिश 1911 में किया गया। 1909 से 1911 का जो ड्यूरेशन था, उस दौरान उसकी लाइफ में काफ़ी सारी चेंजेस आई। इसी दौरान वो फ्राइडा वीकली से मिला, जो कि उसके प्रोफेसर अर्नेस्ट की वाइफ थी। इन दोनों के दरमियान में लव अफेयर शुरू हुआ और दोनों में मोहब्बत का एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ एंड एट लास्ट दे गॉट मैरिड इन 1914। इसका सेकंड नॉवल द ट्रेसपास 1912 में पब्लिश किया गया, और इसका तीसरा ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं, सन्स एंड लवर, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ। इस नॉवल को ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इसलिए समझा जाता है क्योंकि इस नॉवल में हम इसकी अपनी पर्सनल लाइफ की काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ इसके नॉवल के कैरेक्टर्स में से देखते हैं। ये नॉवल डील करता है इसकी अपनी मदर का उसकी सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे जो इन्फ्लुएंस हुआ था उसके साथ। इस नॉवल को इडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है क्योंकि इस नॉवल में हम देखेंगे इसका अपनी मदर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप। इसका मज़ीद एक नॉवल लेडी चैटरले लवर है, जो कि 1928 में लिखा गया। ये उस टाइम का बहुत ही कंट्रोवर्शियल नॉवल था क्योंकि ये डील करता है एक चैटरले नाम की लेडी थी, उसके सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को ये डील करता है। ये नॉवल 1960 तक ओपनली पब्लिश नहीं हो सका क्योंकि इस नॉवल में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट इस्तेमाल किए गए थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी उस टाइम में रहा। इसके मज़ीद इम्पोर्टेंट नॉवल में द रेनबो एंड वुमेन इन लव हैं। So guys, as well I already told you that he was not only a novelist, he was also a poet. इसके अलावा इसने नॉन फिक्शन भी लिखा। इसके नॉन फिक्शन में मोमेंट्स इन यूरोपियन हिस्ट्री और साइको एनालिसिस एंड अनकॉन्शियसनेस इसके मोस्ट फेवरेट वर्क में आते हैं। D.H. लॉरेंस एक ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ था और उसकी डेथ मार्च 1930 में हुई। E.M. फोस्टर जो है कि एक मोस्ट फेमस नॉवलिस्ट हैं, उनका इसके बारे में कहना है कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवलिस्ट ऑफ हिज जनरेशन। अब हम बात करते हैं सन्स एंड लवर्स नॉवल की, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ। इनिशियली इसका नाम पॉल मोरल था, लेकिन बाद में इस नाम को चेंज करके सन्स एंड लवर्स रखा गया, और इस नावल को D.H. लॉरेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि हम देखते हैं इसकी अपनी पर्सनल लाइफ और इस नावल के कैरेक्टर्स की लाइफ के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। जब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे इसके नावल के काफ़ी सारे इवेंट्स इसकी लाइफ के सिमिलैरिटीज़ के साथ मैच कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। There are the different characters that play important role in the novel Sons and Lovers. The first character is Paul Morrell. Paul Morrell सन्स एंड लवर्स नावल का प्रोटोगोनिस्ट है। स्टोरी इसके गिर्द रिवॉल्व करती है और ये बहुत ही सेंसिटिव और टेम्परामेंट है। आर्टिस्टिक माइंड का है और पेंटर है, पेंटिंग को पसंद करता है और इसका इंटरेस्ट भी पेंटिंग में है। एंड अनसीजिंगली डिवोटेड टू हिज मदर, अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है, शिद्दत वाला प्यार। गर्ट्रूड मॉरल मिस्टर वॉल्टर मॉरल की मिसिज़ हैं और पॉल मॉरल की मदर हैं। इनकी मैरिज एक अनहैप्पीली मैरिड है और इस अनहैप्पीली मैरिज की वजह से ये अपनी सारी अटेंशन अपने बच्चों की तरफ कर देती है, स्पेशली अपने बेटों की तरफ, और उसका पैशन उसके बेटे बन जाते हैं।
थर्ड इज़ वॉल्टर मोरर। वॉल्टर मोरर हेड ऑफ फैमिली है और स्टोरी के स्टार्ट में जब हम इसे देखते हैं तो ये बहुत ही लाइवली और ह्यूमरस मैन होता है, लेकिन जब हम इसकी शादी के बाद की इसकी लाइफ को, इसकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करें तो ये बहुत ही क्रूअल और सेल्फिश मैन होता है। एनी मोरल, गर्ट्रूड मोरल और मिस्टर वॉल्टर मोरल की बेटी हैं और ये इकलौती बेटी हैं। विलियम मोरल इनका सबसे बड़ा बेटा होता है। मिसिज मोरल इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती होती हैं और इसे माई नाइट भी कहती हैं, मतलब मेरा शहज़ादा भी कहती हैं। आर्थर मोरल इनका सबसे छोटा बेटा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, एक्सेप्शनली हैंडसम। इसकी बहुत सी ट्रेड्स अपने फादर के साथ मैच कर रही होती हैं। सो द नेक्स्ट इज़ मैरियम लीवर एक बहुत ही रिलीजियस गर्ल है और पॉल मोरल का फर्स्ट लव है। इसको हम नावल के एंड तक देखेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरह नावल के एंड तक इन्वॉल्व रहती हैं। क्लारा डेविस एक एजिड औरत है जिसका अपने हस्बैंड के साथ क्लैशेस चल रहा है और इसके हस्बैंड का नाम बैक्स्टर डेव्स है। ये मैरियम से बहुत ही अपोजिट है, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये अपने रिलेशनशिप में एक एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस करने वाली औरत है। एंड क्लारा सीम्स टू रिप्रेजेंट द बॉडी। नेक्स्ट इज़ बैक्स्टर डेव्स क्लारा डेविस का हस्बैंड है। इन दोनों की आपस में क्लैशेस चल रहे हैं और जब ये बीमार होता है तब ये इसके साथ ठीक हो जाती है। लुइजा लिली वेस्टर्न विलियम की गर्लफ्रेंड है और बहुत मटीरियलिस्टिक गर्ल है और इसका विलियम का बहुत अरसे तक रिलेशनशिप नहीं चलता और विलियम की डेथ के बाद ये उसे बहुत जल्द भूल जाती है। सो नेक्स्ट हम इसके थीम्स को डिस्कस करते हैं। इसके थीम्स में इडिपस कॉम्प्लेक्स आता है। जैसे पहले बताया था, इडिपस कॉम्प्लेक्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ सेक्सुअल होता है, इसलिए इसे इडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लेक ऑफ फ्री विल, इसमें आज़ादी की कमी है। सोशल क्लास को बताया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप बताया गया है, फैमिली, वुमेन्स वर्किंग राइट्स एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसका फर्स्ट पार्ट बेस्ड करता है मिस्टर एंड मिसिज मोरल की अर्ली लाइफ के बारे में एंड हैप्पीली मैरिज के बारे में। इसका सेकंड पार्ट बेस्ड डील करता है पॉल्स की लाइफ और उसकी जर्नी के बारे में। तो इस नावल की जो सेटिंग रखी गई है वो है नॉटिंघमशायर। माइनिंग एक्टिविटी ऑन अ स्मॉल स्केल हैड बीन गोइंग ऑन इन द कंट्री ऑफ नॉटिंघमशायर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century it passed into the hands of big industrialists. The coal and iron field of Nottinghamshire and Derbyshire was discovered. माइनिंग एक्टिविटी स्मॉल स्केल पे इस कंट्री में स्टार्ट थी, लेकिन जब सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century स्टार्ट हुआ तो ये बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में ये गया और कोल आयरन फील्ड नॉटिंघमशायर और डर्बीशायर में डिस्कवर्ड हुए। Before the novelist brings into the focus and character and the events in which he actually interested, he briefly sketches for us their background. The bottom succeeded Hal Roro. This is how the novel begins. He noticed that Lawrence has employed great economy and definiteness in his description. इस डिस्क्रिप्शन में स्टार जो है वो उसके बैकग्राउंड से बताया गया है और उसका बैकग्राउंड द बॉटम सक्सीडेड टू हेल रो है। अब हम इस नावल की समरी को डिस्कस करते हैं। मिसिस गोर्ट्रूड के दो बच्चे होते हैं, विलियम मोरल और एनी मोरल, और इनका तीसरा बच्चा एक्सपेक्टेड चाइल्ड होता है जो कि अनवांटेड होता है। मिसिस मोरल उसे पैदा नहीं करना चाहती होती क्योंकि उस टाइम उनकी फाइनेंशियल स्टेट बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और वो नहीं चाहती कि अभी इस बच्चे को जन्म दिया जाए, लेकिन पहले भी अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती हैं तो वो इस ख्याल को अपने जहन से निकाल देती हैं। एक रात मिसिस मोरल अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती हैं क्योंकि वॉल्टर मोरल अभी तक घर नहीं आया होता, बहुत रात हो चुकी होती है। जब वो वापस घर आता है तो नशे की हालत में ड्रिंक किया हुआ वापस आता है। मिसिस मोरल उनसे पूछती हैं कि क्या आपने ड्रिंक किया है, तो इस बात से वॉल्टर मोरल गुस्सा हो जाता है और मिसिस मोरल को थप्पड़ मार देता है। ये इनकी पहली लड़ाई होती है जब वॉल्टर मोरल हाथ उठाता है मिसिस मोरल पर। तो मिसिस मोरल बहुत ज़्यादा उदास होती हैं, रोती रोती अपने रूम में चली जाती हैं और उसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक की तरफ मूव करती है। मिसिस मोरल याद करती हैं कि कैसे वॉल्टर मोरल शादी से पहले था और शादी के बाद कितना क्रूर और गुस्से वाला इंसान बन गया है।
जॉन फील्ड मिसिस मॉरल का फ्रेंड होता है, जो कि उसे बाइबल गिफ्ट करता है जब वो 19 साल की होती हैं, जिसे मिसिस मॉरल ने अभी तक अपने पास संभाल के रखा होता है। फ्लैशबैक शो करता है कि कैसे मिसिस मॉरल जॉन फील्ड को इनकरेज करती थी कि अपने लिए स्टैंड लो, जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो, क्योंकि वो मिनिस्ट्री की तरफ जाना चाहता होता है और उसके फादर चाहते हैं कि इसका बेटा अपने बिज़नेस को, हमारे बिज़नेस को संभाले। और मिसिस मॉरल उन्हें कहती हैं कि काश मैं भी लड़का होती, मेरा भी जो दिल करता मैं वो ही करती, लेकिन जॉन फील्ड उन्हें कहता है कि लड़का होना भी आसान नहीं है, जिस बात जो कि वो एंड पे सीख जाती है। एंड शी हैज़ फाइनली लर्न द लेसन, और वो ये बात जल्दी ही समझ जाती हैं। मिसिस मॉरल एक क्रिसमस पार्टी पे जाती हैं, जहां उनकी मुलाकात वॉल्टर मॉरल से होती है। वॉल्टर मॉरल इन्हें डांस की पेशकश करता है, ऑफ़र करता है, लेकिन ये उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। फिर वो पास ही बैठकर उनसे बातें करने लगता है। जब वो बातें करते हैं तो मिसिस मॉरल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं उनकी तरफ, उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, और दोनों में एक अट्रैक्शन वाला प्यार जो है वो स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट क्रिसमस के आने से पहले दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। कुछ मंथ गुजरने के बाद ही, ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ इनकी लाइफ के हैप्पीली गुजरते हैं। उसके बाद इन दोनों में क्लैशेस स्टार्ट हो जाता है। जब मिसिस मॉरल एक दिन इनका पर्स चेक करती हैं तो उसमें इनके अभी तक पेंडिंग बिल्स की लिस्ट देखती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनके फर्नीचर की अमाउंट अभी तक पे नहीं हुई और जो जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर भी उनका अपना नहीं है। ये वो पहली स्टेज थी जब मिसिस मॉरल वॉल्टर मॉरल से नफरत करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट जब मिसिस मॉरल ये सब कुछ देखती हैं, जब उन्हें ये सब कुछ पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक दिखलावा था, जिस तरह उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी बनाई हुई थी वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है, वो एक कोल माइनर इंसान है। तो इन दोनों में आपस में क्लैशेस शुरू हो जाते हैं और दोनों में एक नफ़रत का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। मिसिस मॉरल अपनी सारी तवज्जो फिर अपने बच्चों की तरफ कर देती है। जब वॉल्टर मॉरल ये सब कुछ देखते हैं तो वो मिसिस मॉरल से नफ़रत करने लग पड़ती हैं। उन्हें एक जेलसी होती है कि वो उनके बच्चों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है और इनको टाइम नहीं दे पा रही। तो वॉल्टर मॉरल विलियम मॉरल के बाल काट देता है। इस इंसिडेंट के बाद मिसिस मॉरल बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाती हैं, क्योंकि विलियम मॉरल उनका बहुत ही प्यारा बच्चा होता है जिसे वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती होती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती होती हैं। ये बात उन्हें पसंद नहीं आती और इन दोनों की फिर से आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। William Morrell is the son of Mr. and Mrs. Morrell and elder brother of Annie, Paul and Arthur. इन सब का बड़ा भाई होता है और मिस्टर मॉरल और वॉल्टर मॉरल का बेटा है। He is a cheerful, popular and athletic child and his mother's favorite. बहुत ही cheerful और athletic child है और अपनी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये अपनी मदर के एक्सट्रीमली क्लोज होता है। इसकी मदर भी इससे शिद्दत वाला प्यार करती होती हैं। He often spares with his father and one occasion almost fights with him when his father hates Mrs. Morrell. जब मिसिस मॉरल पे वॉल्टर मॉरल हाथ उठाता है तो ये अपने बाप से लड़ाई तक करने पे आ जाता है, उन पे हाथ तक उठाने को आ जाता है। जब इनका रिज़ल्ट का अनाउंसमेंट होता है, इसको प्राइज़ मिलने वाला होता है, तो ये कहता है कि मैं अपने बाप को प्राइज़ तक नहीं दिखाऊंगा, अगर तो वो मैंने प्राइज़ दिखाना है तो उसको मैं प्राइज़ लूँगा ही नहीं। इतनी ज़्यादा शदीद नफ़रत अपने बाप से करता होता है और उतनी ही अपनी मदर के क्लोज होता है। विलियम इज़ एम्बिशियस एंड डिटरमिन्ड इन गो टू सोसाइटी। इसकी मदद चाहती होती है कि ये लाइफ में सक्सेस हासिल करे और इसका फादर चाहता होता है कि ये उसी का बिज़नेस संभाले, लेकिन ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, इसीलिए ये लंदन में एक जॉब हासिल कर देता है एंड शोज़ हिमसेल्फ टू बी कैपेबल अ ग्रेट डील, बहुत इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनली, और अपने उसको कैपेबल बनाता है। नेक्स्ट इज़ लोइजा लिली वेस्टन। जब लंदन चला जाता है जॉब के सिलसिले में विलियम मॉरल, वहाँ पे उसको लोइजा लिली वेस्टन मिलती है जो कि उसकी सेक्रेटरी होती है और विलियम की फियांसे भी होती हैं। विलियम लोइजा लिली को बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है, लेकिन इन दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा अरसे तक नहीं चलता और लोइजा लिली बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती है और जब विलियम की डेथ होती है तो लोइजा लिली बहुत जल्द उसे भूल जाती हैं और इनका ब्रेकअप भी सिर्फ इनकी मदर की वजह से होता है। इसकी मदर इसको पसंद नहीं करती होती क्योंकि वो देखती हैं कि वो ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहा होता है और वो नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी और लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो। इसी वजह से इनका रिलेशनशिप ब्रेक होता है और
और फिर विलियम मॉरल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। इसी असना में फिर उसकी डेथ हो जाती है। विलियम मॉरल डेथ। विलियम मॉरल रिटर्न्स अगेन इन अक्टूबर। पहले एक दफ़ा वो आया था छुट्टियों में, वो अपने घर आया था। उसके बाद फिर अक्टूबर में वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तो इस दफ़ा उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, वो बीमार सा लग रहा होता है। He shows his mother a rash on his throat. He believes his collar made. When he is back in London, she receives a telegram saying he is ill. वो अभी तक बीमार होता है। फिर वो वापस घर आता है। मिसिज़ मॉरल उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, लेकिन वो नमूनिया का शिकार होता है और उसकी जल्दी डेथ हो जाती है। इन सब के बाद मिसिज़ मॉरल बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहने लग पड़ती हैं। उन्हें किसी का भी ख्याल नहीं होता, इवन अपने बच्चों तक का भी वो ख्याल नहीं करती। जब वो अपने इसी गम में होती हैं तो उसका दूसरा बेटा पॉल मॉरल, उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है। पॉल मॉरल जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस अपने नावल का, जिसमें D.H. लॉरेंस की अपनी सारी लाइफ की बहुत सी पर्सनल बातें भी इसमें बताई गई हैं। तो जब मिसिज़ मॉरल अपने बेटे विलियम की डेथ में के बहुत ज़्यादा सदमे में चली जाती है तो पॉल मॉरल का या बाकी दूसरे बच्चों का ख्याल नहीं करती। इसी असना में पॉल मॉरल की अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जब मिसिज़ मॉरल देखती हैं कि पॉल की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो वो सोचती है कि मैंने कितना गलत किया, सारा अपना फोकस उस साइड पे रखा, लेकिन अब जो है वो अपने इस बेटे को खोना नहीं चाहती होती, इसीलिए वो अब पॉल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जब पॉल बीमार होता है उसकी केयर करती हैं तब वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता जाता है, क्योंकि माँ उसकी केयर करती हैं, हर टाइम उसके पास होती हैं, तो वो इस रिलेशनशिप में बन जाते हैं। हाउएवर, डिस्पाइट मिसेस मॉरल फियर्स, पॉल ग्रोज इनटू अ वर्जियस एंड इंटेलिजेंट यंग मैन, ऑल्दो ही इज़ नॉट एथलेटिक। मिसेस मॉरल एंड विलियम, पॉल enjoys physical activity and likes to lose himself in it. नेक्स्ट, पॉल मॉरल को एनी मॉरल मिलती हैं। एनी मॉरल उनका फर्स्ट प्यार होता है और बहुत ज़्यादा ये रिलीजियस होती है, सेक्सुअल लाइफ की तरफ ये इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से पॉल सेटिस्फाइड नहीं हो पाता इससे, तो इनका रिलेशनशिप भी ज़्यादा अरसे तक नहीं चलता। क्लारा डेविस आती हैं। क्लारा डेविस एक यंग लेडी हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली औरत हैं। पॉल मॉरल इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करता है और इन्हें शादी की पेशकश करता है, लेकिन क्लारा की पहले ही शादी हुई होती है। वो अपने हस्बैंड से थोड़ा सा क्लैशेस होता है उसका, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाता है। इन सब के बाद मिसिज़ मॉरल की अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। मिसिज़ मॉरल बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है, उनकी तबीयत संभल नहीं पाती, तो पॉल उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, लेकिन इन सब के बाद वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाती। तो पॉल मॉरल उनको इस अजियत में नहीं देख सकता, तो वो इस तरह करता है, ओवरडोज मॉर्फिन की दे देता है ताकि उसकी माँ इस अजाब से, इस बीमारी से निजात हासिल कर सके। इन सब के बाद बैक्स्टर डेव्स और क्लारा एक दूसरे से ठीक हो जाते हैं। मरियम फिर से आती है और इसको प्रपोज करती है, दोबारा शादी की पेशकश करती है, लेकिन ये अपनी माँ के इन्फ्लुएंस में इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप नहीं कायम कर पाता और इसी तरह इस नावल का डी एंड हो जाता है। बिल्कुल अपनी माँ के इन्फ्लुएंस की वजह से पॉल कहीं भी किसी भी लड़की से अटैच नहीं हो पाता और अपना रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकता। इवन उसकी मदर की डेथ के बाद भी वो इसी ही सदमे में रहता है और अपनी माँ के साथ ही मतलब ख्वाब उनके देखते रहता है और इसी तरह ये इस नावल का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट सन्स एंड लवर्स नावल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।